जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपके जो तीसरा पार्ट है उस पर और स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कितने साथी हैं एक बार थम्स अप करके बताना, जो रिसेंट में एक दो सेट पीछे थे और अभी हमारे साथ आ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था, टोटल 30 सेट्स में से आपको 20 सेट्स करने थे। और ऐसा नहीं है कि आपका इसके बाद में हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में हम आपको एक डिज़ाइन बताएंगे कुछ और आपका क्लासेस 30 सेट के अलावा जब आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम आपका होगा उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन से इंपॉर्टेंट सेशन हमको लेने चाहिए वो हम लेते रहेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के 5 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे और उम्मीद करूंगा आपका 5 आउट ऑफ 5 स्कोर आएगा। प्रभात शर्मा का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो प्रभात शर्मा का संबंध है आपका बांसुरी से। किसका संबंध है? उसका संबंध है आपका बांसुरी से। और नूरा सिस्टर्स किस घराने से जुड़ी हुई हैं? तो नूरा सिस्टर्स का संबंध है आपका चौरसिया घराने से। किससे? चौरसिया घराने से जुड़ी हुई हैं, चौरसिया घराने से। 1982 के एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? फिफ्थ रैंक आई थी भैया, फिफ्थ आई थी। 1951 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा किस आर्टिकल में है? तो आपका किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 348 में है, 348 में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कब फटा था? 2005 में। क्या नाम है उसका बताइए जरा। ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है और हमने आपको बताया है मिडिल अंडमान में है, यानी कि मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान में है। और इसका नाम आपको बताना है, तो क्या कहेंगे भैया? इसका नाम है बैरन। बैरिन भी कहा जाता है, बैरन भी कहा जाता है, बैरन भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया लूसीफर, एकदम से सही आंसर किया। तो स्कोर एक बार सारे दोस्त बताएंगे। ज़्यादातर का स्कोर आज 4 है, तो कौन सा एक गलत कर दिया? नूरा सिस्टर्स गलत कर दिया होगा, है ना। नवीन भाई का पुलिस वाला अंकित, बहुत बढ़िया, हरियाणा 5 स्कोर है। अमित अग्रवाल जी 4 पर हैं। आपका गुलशन दहिया 5 पर हैं। और जी सोनू डाबास 5 पर हैं। शैलेंद्र सिंगरौल 4 पर हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिगर टाइम खर्च करें, ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। बताएं जी। तो चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथरई, तुम मिलना तो तुम्हारा चित्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। क्या बोलोगे? आपका यहाँ पर होता है आपका चिथरई। अगर मैं पूछूं चिथरई जो उत्सव है किसके लिए मनाया जाता है, तो इसके लिए बोलेंगे भगवान सुंदरेश्वर के लिए। किसके लिए? और साउथ में भगवान सुंदरेश्वर कौन से भगवान को कहा जाता है बताइए? तो भगवान सुंदरेश्वर कहा जाता है, सुंदरेश्वर किसको कहा जाता है? तो भगवान शिव को कहा जाता है। और भगवान विष्णु जी की बहन का दर्जा साउथ में किसको दिया गया है आपका? वो है देवी मीनाक्षी। तो इन दोनों को समर्पित है देवी मीनाक्षी, भगवान विष्णु जी की जो बहन है देवी मीनाक्षी। इन दोनों के मिलन का, क्या बोले, इन दोनों के दिव्य मिलन का एक त्योहार है आपका। अगर हम आपसे पूछे तमिलनाडु के एक उत्सव आप मुझे बताएं, तो क्या बोलोगे? थाई पुसुम याद रखेंगे। एक तो चित्र कैसे बनाएंगे? थाई पर। क्या बोलोगे? थाई पुसुम, ऐसे रख लेते ना हाथ पे, ऐसे पेपर थाई पे। थाई पुसुम, थाई पुसुम किसके लिए है आपका? ये भगवान मुरुगन के लिए है। किनके लिए समर्पित है? भगवान मुरुगन के लिए समर्पित है, भगवान मुरुगन के लिए समर्पित है। यहीं पर एक होता है फ्लोट फेस्टिवल। क्या बोलोगे? तुम मिलने आना, फिलो फिलो में। क्या बोलोगे? ये देवी मीनाक्षी के लिए है। किसके लिए है? देवी मीनाक्षी के लिए समर्पित है, देवी मीनाक्षी। यानी कि देवी मीनाक्षी याद रखना, वहां पर पार्वती जी को भी कहा जाता है, यानी पार्वती को समर्पित है। कभी एग्जाम में ये भी नाम मिल सकता है। एक जल्लीकट्टू कभी मत भूलना। बताओ जल्लीकट्टी में कौन सा पशु भाग लेता था? जल्लीकट्टू कौन से पशु से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू आप कहोगे यहाँ पर सांड, यानी कि ऑक्स लेता है। और ये कब होता है? पोंगल फेस्टिवल पर होता है, पोंगल उत्सव पर, पोंगल उत्सव पर। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कितने साथियों से मैं पूछूं कि पोंगल में कौन सा दिन होता है? पोंगल में वो कौन सा डे होता है जिस दिन पर आपका पोंगल पर जिस दिन आपका, क्या बोलेंगे, आपका सांड भाग लेते हैं, इसको मट्टू पोंगल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बोलोगे भैया? त्रिवयारू पूछ ले आपसे तो भी हम कहेंगे त्रिवयारू कहाँ का है? तो वो आपका साथी कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। वालविल और वीजा, भैया वीजा लेके तो आएगा कोई मिलने आएगा, तुम मिलने आना। वालविल और विल चाहिए, मिलने के लिए इच्छा चाहिए, और वीजा चाहिए। महामहम, ये कुंभ की तरह है वहां पर। महामहम कितने वर्षों में एक बार लगेगा महामहम? तो 12 वर्षों में एक बार लगता है। क्या बोलोगे? 12 वर्षों में एक बार लगता है, 12 वर्षों में एक बार लगता है। एक तमिलनाडु में द्रौपदी के सम्मान में उत्सव मनाया जाता है, बताओ कौन सा है? थिमिथी, थिमिथी किसके सम्मान में मनाया जाता है? थिमिथी, ये द्रौपदी, जो आपका द्रौपदी किसका कैरेक्टर है? महाभारत का कैरेक्टर है, महाभारत का कैरेक्टर है। द्रौपदी के सम्मान में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी के सम्मान में इसको मनाया जाता है। और पोंगल सबसे चर्चित है। मुझे बताओ पोंगल कितने दिन मनाया जाता है?
कितने दिन मनाया जाता है? तो पोंगल बोलेंगे भैया, पोंगल 4 डेज मनाया जाता है, 4 डेज। पूछा जाता है पहला दिन कौन सा होता है, तो भोंगी पोंगल होता है, भोंगी पोंगल होता है। और उसमें किसकी पूजा होती है? इंद्र की पूजा होती है। फिर होता है आपका सूर्या पोंगल, और सूर्या पोंगल में किसकी? सन की पूजा होगी, सूर्य की पूजा होगी। फिर तीसरे दिन हमने आपसे पूछा था ये जल्लीकट्टू वाला, यानी कि मट्टू पोंगल। मट्टू और जल्लीकट्टू डबल टे एक जैसे हो गए। तो मट्टू पोंगल में किसकी पूजा होती है? ऑक्स की, बैल की पूजा होती है। और चौथे दिन होता है कानुम पोंगल, और कानुम पोंगल में किसकी पूजा होती है? यहाँ पर कन्या की पूजा होती है। किसकी? कन्या की पूजा होती है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, बार बार रिपीट करता है कि पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या है। पोंगल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो पोंगल का मीनिंग होता है आपका बॉईल करना, उबालना। क्या होता है इसका जो अर्थ होता है? इसका पोंगल का अर्थ होता है उबालना। क्या होता है साउथ में? उबालना, यानी कि बॉइलिंग करना इसका आंसर होता है, ये याद रख लेना। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तोताराम शर्मा है क्या? तोता, तोते के क्या होते हैं? आपका पंख होते हैं, तो पंख से याद रख लो। पखावज है, तो पखावज है, पखावज। ब्रजभूषण कावरा है क्या? नहीं बोलोगे, नहीं भैया। ब्रजभूषण कावरा हमने आपको बताए थे किससे संबंधित है, तो भैया गिटार से संबंधित है, गिटार से। पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका मोहन वीणा के आविष्कारक है। इनकी एल्बम का नाम बताओ। संदीप दास आपका, दास है आपका तबला से। दास, दास लोगों में क्या बोलोगे? बहुत बल होता है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनकी एक एल्बम आई थी जो बहुत चर्चित है। एक एल्बम आई थी इनकी आपका, ए मीटिंग बाय द रिवर। बताओ इनको ग्रैमी किस ईयर में मिला था? जो बता दे वही शानदार। ए मीटिंग बाय द रिवर, जो सबसे पहले आंसर दे शुभम भाई देखना। इनको ग्रैमी भी मिला आपका, यानी ग्रामोफोन अवार्ड भी मिला, ग्रामोफोन अवार्ड भी मिला। और ग्रैमी इनको मिला 1994 में। कब? 1994 में, 1994 में। एलॉन मस्क ने सबसे पहले आंसर दिया है भैया, एलॉन मस्क ने। क्या बोलोगे? ग्रैमी अवार्ड इनको मिला। अब हम आपसे कुछ नाम पूछ लें जो आप हमें बता दें कि इनका संबंध किससे है। मुझे बताओ, अप्पा जलगांवकर का संबंध किससे है? अप्पा जलगांवकर का संबंध किससे है? अप्पा जलगांवकर का संबंध किससे है? तो अप्पा जलगांवकर का संबंध है हारमोनियम से। किससे? हारमोनियम से उनका संबंध है, हारमोनियम से। रावण हत्या कि प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं बताओ? रावण हत्या के लिए, रावण हत्या के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं आपका दिनेश सुभा सिंघे। कौन? दिनेश, नाम याद रख लेना, दिनेश, दिनेश सुभा सिंघे हैं, दिनेश सुभा सिंघे रावण हत्या के लिए जाने जाते हैं। और का एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनका वीणा से संबंध था। आइंस्टीन भी बजाता था इसको। अच्छा, तानसेन का संबंध बताओ किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? तानसेन, तानसेन का रबाब से। अकबर भी इन्हीं से सीखा था, अकबर भी रबाब से संबंधित है। इमरत खान बता दो, इमरत खान का संबंध किससे है? तो इमरत खान का संबंध है सुरबहार से, सुरबहार, जिसको अन्नपूर्णा देवी भी बजाती थी। एवी आनंद बताओ, एवी आनंद का संबंध किससे है? तो एवी आनंद का संबंध है मृदंगम से, मृदंगम से। जयंती कुमारेश का संबंध बताओ, जयंती कुमारेश का संबंध बताओ। तो जयंती कुमारेश का संबंध है आपका वीणा से। क्या बोलोगे? वीणा से। और नीरू स्वामी पिल्लई बताओ, नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई भी हैं। नीरू स्वामी पिल्लई, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है नाद स्वरम से। किससे? नाद स्वरम से इनका संबंध है। नीरू स्वामी पिल्लई का किससे है? नाद स्वरम से संबंध है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे जी, क्या बोलोगे? नाद स्वरम से इनका संबंध है। नेक्स्ट आगे, ईश्वरी प्रसाद को कथक के किस घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ये हमने आपको कराया। जबरदस्त तरीके से आंसर करें एक बार, फटाफट से आंसर करें, फटाफट बोलेंगे जी एक बार। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। अंकित सर एकदम से ठीक है, अंकित मेरे भाई एकदम से ठीक है। बताओ, ईश्वरी प्रसाद, तो ईश्वरी प्रसाद किस घराने के लिए? लखनऊ घराने के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? लखनऊ घराने के लिए। हमने आपको जयपुर घराने के बताए थे, कौन थे? वो थे आपका जयपुर घराने के, उनका नाम था भानुजी महाराज। रायगढ़ घराने के चक्रधर सिंह थे आपका। जानकी प्रसाद बनारस घराने के थे। अब हमें बताओ, लखनऊ घराने के जो प्रतिपादक थे, यानी जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, शुरू तो उन्होंने कर दिया, तो प्रतिपादकों में सबसे चर्चित नाम आता है जितने भी महाराज हैं, शंभू महाराज। और महाराज जी किससे संबंधित हैं? शंभू महाराज हो गए, जैसे लच्छू महाराज हो गए, लच्छू, लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज। लेकिन एक महाराज जी याद रख लेना, फिरतू महाराज। बताओ, फिरतू महाराज इन चार घरानों में से किससे संबंधित हैं? तो रायगढ़ घराने से हैं। कौन? फिरतू महाराज का संबंध किससे है?
फिरतू महाराज। तो फिरतू महाराज का संबंध है आपका, याद रखेंगे किससे, रायगढ़ से है। क्या बोलोगे, वो फिरता रहता है राय लेने के लिए। कैसे फिरता रहता है, राय लेने के लिए, ऐसे याद रखना। बाकी सब महाराज, महाराज जी लाखों हैं देश में। क्या बोलोगे, महाराज जी लाखों हैं, तो बाकी सब लखनऊ में आ जाएंगे, ठीक है। जयपुर घराने के प्रसिद्ध एक व्यक्ति को याद रख लेना, जयपुर घराने के आपका सुंदर प्रसाद। क्या, सुंदर प्रसाद को याद रखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, बिरजू महाराज किससे संबंधित है। जैसे कि ईश्वरी प्रसाद कत्थक से हैं, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। तो आप कहोगे भैया बिरजू जो महाराज हैं ये कत्थक घराने से ही संबंध है, यानी कत्थक से संबंध है, कत्थक से। और जो घराना है इनका वो है कालका बिंदादीन, क्योंकि ये इनके वंशज हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसके वंशज है, ईश्वरी प्रसाद के एंसेक्टर हैं, यानी कि इनके वंशज, एंसेक्टर नहीं वंशज हैं। क्या बोलोगे, कत्थक, कत्थक से संबंधित है, और कालका बिंदादीन घराना है इनका। कौन सा घराना है, कालका बिंदादीन घराना, ये याद रख लेना। कालका बिंदादीन इनका घराना है। क्या बोलोगे, कालका बिंदादीन। तो बिरजू महाराज हो गए आपसे। एक पूछ ले आपसे, कमलिनी अस्थाना किससे संबंधित है, बताओ इनका कौन सा घराना है। कमलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना पूछ ले आपसे, या नलिनी अस्थाना पूछ ले। दोनों भाई कथक डांस से संबंधित है, हाँ या ना। तो आप कहोगे हाँ जी, दोनों की दोनों आपका किससे संबंधित हैं, दोनों की दोनों आपका भैया ये कथक से संबंधित है। किससे, कथक से। लेकिन घराना पूछ ले तो बोलना बनारस घराना। कथक से किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर भारत का, तो बनारस घराने से जुड़ा हुआ है, बनारस घराने से। इसी बनारस घराने से जुड़ी हुई है स्नेहा बजाज। क्या बोलोगे, स्नेहा बजाज इसी घराने से जुड़ी हुई हैं, स्नेहा बजाज। ये दोनों नलिनी बहनें और कमलिनी, इन दोनों को बहनों के नाम से भी पूछ लेता कई बार एग्जाम में, नलिनी और कमलिनी बहनें, ठीक है। तो और बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। एक साथी ने कुछ लिखा ऊपर, उनको दिखाएं, बहुत बढ़िया। ऊपर लिखा था ये कभी विकास महाराज जी से, कुछ साथी ने ऊपर गया। सिर्फ विकास महाराज तबला से नहीं, वो सरोद से हैं, बहुत बढ़िया। बाकी सारे महाराज किससे हैं, सारे महाराज तबला से संबंधित हैं। सिर्फ विकास महाराज हैं जो सरोद से हैं। फिर सारे महाराज कहाँ से पहुंच जाएंगे, कथक में। और बाकी के क्या बोलोगे, कहाँ पर, फिरतू महाराज किससे हैं, वो रायगढ़ से हैं, रायगढ़ से। इतना याद रखना, ये हुई ना कमाल बात। बोलेंगे जी सर, बहुत अभी अभी जीएस सुधा बुक का डेमो देख कर आया हूँ, आपकी माता जी का फोटो देखकर दिल खुश हो गया, बुक बहुत अच्छी है। ये देखिए यहाँ भी है हमारे पास में, वो अपने पास में एक उसकी कॉपी आ चुकी है प्रिंट होकर के, ये देखिए। मतलब वो जबरदस्त है, जबरदस्त जबरदस्त, मतलब दिल खुश हुआ उसे देख के, उसकी पेज क्वालिटी को देख करके, उसकी पेज क्वालिटी को देख करके, और उसके प्राइस के साथ में वो जस्टिफाई है ना। नहीं तो कभी कभी क्या है उसमें, वो प्रिंटर्स उसका वो मतलब पेज क्वालिटी को इधर उधर कर देते हैं। इस बार पेज क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया कि भैया ऐसा ना हो, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आए आगे, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास कौन है, ए आर रहमान। पूरा नाम क्या है, अल्लाह रखा रहमान। क्या बोलोगे, अल्लाह रखा रहमान। इनको 2 ऑस्कर किस वर्ष में मिले थे, बता दोगे। 2 ऑस्कर इनको किस वर्ष में मिले थे, तो 2 ऑस्कर इनको मिले थे 2009 में। क्या बोलोगे, 2009 में मिले थे। और 2 ग्रैमी मिले थे इनको 2010 में, अगले ही वर्ष 2 ग्रैमी मिले थे इनको 2010 में, 2010 में। मदन मोहन आर डी बर्मन, आर डी बर्मन को हम जानते हैं पंचम दा के नाम से। किस नाम से, पंचम दा के नाम से जानते हैं। हिमेश रेशमिया को कुछ भी नाम मत दो। फयाज खान बताओ, फयाज खान, फयाज खान नाम सुना है कभी, आप कहोगे हाँ जी, ये तबला वादक हैं। फयाज खान क्या है, ये तबला वादक हैं, तबला वादक। इनका भी एक नाम आता है तबला वादक। इनको बोलते हैं संगीत का, संगीत का सूर्य, याद रख लेना। क्या बोलते हैं इनको, संगीत का सूर्य कहा जाता है। सन ऑफ म्यूजिक किसको कहा जाता है, या आफताब ए मौसीकी किसको कहा जाता है, आफताब ए, आफताब ए मौसीकी किसको कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है, किसको, फयाज, फयाज खान को कहा जाता है। गुलजार, गुलजार को किस नाम से जाना जाता है बताओ, इनको तो जानते होंगे आप। गुलजार, इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कारला। क्या बोलोगे, संपूर्ण सिंह, संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से इनको वास्तविक नाम है इनका, वास्तविक नाम है। इनको याद रख लेना, ग्रैमी और ऑस्कर दोनों मिल चुके हैं, ग्रैमी और ऑस्कर प्राप्ति ये दोनों प्राप्त कर चुके हैं, दोनों प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा बताओ, उस्ताद बड़े अली, गुलाम अली खान को जानते हो, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, इनका घराना जो बताएगा वो विजेता है। उस्ताद, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं 20वीं सदी के तानसेन के नाम से। 20वीं 20th सेंचुरी के तानसेन है, 20वीं सदी के तानसेन के नाम से इनको जाना जाता है, 20वीं सदी के तानसेन।
क्या है जी? 20वीं सदी के तानसेन। बहुत बढ़िया, दिखाओ आगे। पटियाला घराना भैया, पटियाला घराना, बहुत ठीक है। कौन सा घराना है इनका? बड़े गुलाम अली खान का, तो आप कहेंगे भैया पटियाला घराना, एकदम ठीक आंसर है मेरे भाई। भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जो है आपका, ठीक है, बहुत पूछा गया है इसमें, तो वो भी पूछा गया है आपका चैंपियनशिप, जो आपका एथलेटिक्स फेडरेशन है उसका क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बताएंगे भी फटाफट से। क्या कहेंगे? भारत ने एथलेटिक्स में 2009 जर्मनी में, 2005 फिनलैंड में, 2007 में, 2003 फ्रांस में, 2003 फ्रांस में, ठीक है, कौन थी भैया वो पहला विश्व चैंपियनशिप पदक? वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज, बताओ कौन से गेम से संबंधित थी अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित थी? तो याद रखना ये आपका लॉन्ग जंप से संबंध रखती थी, लंबी कूद से इनका संबंध था, और वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता था। तो बताओ भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना वो कब हुई थी? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक एथलेटिक्स का देखो, एथलेटिक्स का सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप हुआ है और उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है पहला एथलेटिक्स वर्ल्ड कप कब हुआ था? पहला पहला एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में कौन कौन से गेम होते हैं, किसी एक गेम का नाम सोच सकते हो? तो भैया जितने भी आपका एंड्रेंस वाले गेम्स हो गए, पहला एथलेटिक्स गेम, क्या बोलेंगे उसको, पहला एथलेटिक्स विश्व कप, विश्व कप ये 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, और फिर इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अच्छा मुझे बताओ भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय फुटबॉल संघ की, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भारतीय फुटबॉल संघ और अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। क्या बोलोगे? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, आईएफए बोलते हैं इसको, आईएफए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। और आपसे पूछे ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, अखिल भारतीय फुटबॉल फुटबॉल महासंघ। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार मुझे बताओ, आपका महासंघ की स्थापना कब हुई थी? महासंघ, संघ, संघ ही बोलेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या बोलोगे? ऑल इंडिया फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन की 1937 में हुई। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, थम्स अप करके बताओ इंग्लिश वाले बच्चे, जो मैं वर्ड बोलता हूँ तो लिख पाते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से लिख लेंगे। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय जल क्रीड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर स्पोर्ट्स। तो ये साथी कब आपका 1990 में बना था, गोवा में। कहाँ पर है ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? ये गोवा में स्थित है, ये बात याद रख लेना, जल क्रीड़ा के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन है? जो हमारे साथी कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, बोलेंगे भी फटाफट से, उसके संस्थापक कौन है? पियर डी कोबर्टिन, ये तो ओलंपिक के, इनको तो याद ही रख लो। बताओ पियर डी कोबर्टिन किस देश के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। मेलाविल मार्क्स रॉबिन्सन, एकदम से ठीक है। एस्टली कूपर को बोलना कि भैया इनको, एस्टली कूपर, इन्होंने इसके लिए सबसे पहले थॉट आए थे, विचार, विचार 1928 में, 1928 में, 2 वर्ष पहले। देखो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें दोस्त, राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करेंगे आपसे, राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे आपका, ये 2 ओलंपिक के मध्य होते हैं। और कितने सालों में होते हैं बताओ? कितने सालों में होते हैं राष्ट्रमंडल खेल? 2 ओलंपिक के मध्य होते हैं, यानी इन मिड ऑफ 2 ओलंपिक्स। जैसे आपका 2000 अभी आपका रिसेंट में कौन सा हुआ? 24 वाला ओलंपिक हुआ, 24 वाला, अब 28, तो उसके बीच में 26 में हो जाएंगे। तो 26 में कहाँ पर होंगे बताओ? 2026 में कहाँ पर होंगे? ये 23वें होंगे। कौन से होंगे? 23वें होंगे, और ये होंगे ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड में होंगे। कहाँ पर होंगे? स्कॉटलैंड में होंगे, ठीक है, स्कॉटलैंड में होंगे। एक क्वेश्चन बनेगा, पहले कहाँ पर हुए थे बताओ? पहले राष्ट्रमंडल या फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इन, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे? तो पहले कॉमनवेल्थ हुए थे 1930 में हैमिल्टन में। किस देश में पड़ता है हैमिल्टन? हैमिल्टन आपका स्थित है कनाडा में। क्या बोलोगे? कनाडा में। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? इसमें जो प्रतिभागी थे वो आपका 11 देश थे। क्या बोलोगे? 11 देश थे।
क्या भारत, मुझे बताओ, 1930 वाले राष्ट्रमंडल में भाग लिया था भारत ने? आप कहोगे नहीं, इसमें नहीं गया था इंडिया। भारत ने पार्टिसिपेट किया था दूसरे में, भारत ने भाग लिया लंदन में। कहाँ पर? लंदन में भाग लिया, जो हुए थे 1934 में, 1934 में, 1934 में हुए थे। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश ने किया है? सबसे ज्यादा बार ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? सबसे ज्यादा बार कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल की बात करें तो वो भैया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए हैं। कितनी बार? 5 बार आयोजित हुए हैं, 5 बार। भारत में कितनी बार हुए हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, भारत में कितनी बार हुए हैं? तो भारत में क्या बोलेंगे? सिर्फ एक बार। ऑप्शन देगा 1 2 3 4, तो बोलेंगे भारत में हुए हैं सिर्फ एक बार। किस वर्ष में हुए थे भारत में? भारत में सिर्फ एक बार। जो दोस्त आंसर देते हैं सोच करके, बहुत थैंक यू। 2010, गलती मत किया करो, ठीक है। कब हुए थे? 3 से 4 अक्टूबर, नहीं 14 अक्टूबर के बीच में हुए थे, 3 से 14 अक्टूबर के बीच में हुए थे। और ये दूसरी बार थे एशिया में, ठीक है। दूसरी बार थे एशिया में, दूसरी बार हुए थे एशिया में। इसमें शुभंकर क्या रहा था बताओ? 2022 में शुभंकर, सॉरी 2010 में शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था इसमें सेरा। क्या बोलोगे? सेरा। भारत की रैंक कितनी आई थी बताओ? भारत की रैंक आई थी इसमें, भारत की रैंक आई थी सेकंड, सेकंड रैंक आई थी भारत की। और उद्घाटन किसने किया था बताओ? उस समय राष्ट्रपति कौन थी? तो उद्घाटन किया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो उस समय हमारे देश की राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति थी। अब हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ कॉमनवेल्थ में कौन सा भारतीय ने सबसे पहले मेडल जीता? जैसे बच्चों ओलंपिक का पूछा जाता है ना, तो पहला मेडल किसका है? तो पहला मेडल 1930 में तो हम गए ही नहीं, तो पहला मेडल 1934 में राशिद अनवर का है। कौन से गेम में राशिद अनवर? राशिद अनवर जी कौन से गेम में थे ये? तो राशिद अनवर थे आपका किसमें? कुश्ती में थे भैया। किसमें? कुश्ती में। और कुश्ती में क्या जीत के लाए थे? ब्रॉन्ज जीत के लाए थे, ब्रॉन्ज जीत के लाए थे। क्या लाए थे? ब्रॉन्ज जीत के ये लाए थे। मुझे बताओ पहला गोल्ड किसने दिलाया था? पहला मेडल तो ब्रॉन्ज हो गया, पहला गोल्ड दिलाया था मिल्खा सिंह जी ने। मिल्खा सिंह जी ने किस वर्ष में? तो पूछा जाता बहुत ज्यादा, कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड किसने दिलाया? कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहला गोल्ड दिलाया वो मिल्खा सिंह जी ने दिलाया, मिल्खा सिंह जी ने। और ये दिलाया 1958 में, 1958 में। पहली महिला कौन है? पहली महिला गोल्ड दिलाने वाली, पहली महिला जिन्होंने गोल्ड दिलाया भारत को कॉमनवेल्थ में, तो पहली महिला है आपका रूपा उन्नीकृष्णन। कौन से गेम से संबंधित है ये आपको बताना है। इतनी मान खिलाड़ी रही कि भाई कॉमनवेल्थ में पहली महिला, महिलाओं के लिए रास्ता खोला। जो हमेशा रास्ते को खोल दे, ओपन कर दे, वो हमेशा एक साथी, एक मार्ग प्रशस्त करवाते हैं बाकी सब लोगों से, उनकी वजह से सब तय कर पाते हैं। तो रूपा उन्नीकृष्णन कौन से गेम से संबंधित है बताएं जी? तैराकी गलत आंसर है दोस्त, गलत आंसर है। वेट लिफ्टिंग गलत है। शाहबाज खान ने सबसे पहले ठीक आंसर दिया है शूटिंग। और जिन साथियों ने लिखा है नहीं मालूम, उनका भी सही आंसर है। अपने दिमाग में इस पे इमेज क्रिएट करा करो। जब आंसर नहीं पता हो तो उसमें कुछ भी टकराने नहीं देना है, उसको बोलना नहीं, याद नहीं है। नहीं तो वो कंफ्यूजन क्यों होता है? हम बोलते हैं ना एक आंसर हमें लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसके कंफ्यूजन का रीजन क्या है? उसके कंफ्यूजन का रीजन यही है कि आप बेवजह का प्रयास भी कई बार करते हो और मस्तिष्क उसको जगह बना लेता, तो कुछ तुम सोचोगे उसकी जगह बन जाएगी, उसका स्पेस बन जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कामायनी, ध्रुवस्वामी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता लिखी है? अब साथी एसएससी हिंदी लेखकों की किताबों को भी खूब पूछता है, खूब पूछता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। इन्हीं का चंद्रगुप्त भी है, इरावती भी इन्हीं का है। क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त और इरावती भी किसका है? इरावती भी इन्हीं का है। क्या बोलोगे? इरावती भी इन्हीं का है, याद रखना इस बात को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर हम बात करें तो इसकी कुकुर मुत्ता याद रख लेना। क्या याद रखोगे इनकी? इनकी कुकुर मुत्ता याद रख लेना। एक परिमल याद रखना, परिमल, परिमल याद रखना। और एक याद रखना ए लाइफ मिस पैंट। क्या बोलोगे? ए लाइफ मिस पैंट, ये भी याद रखना। ए लाइफ मिस पैंट, ये भी इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लाइफ मिस पैंट किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। भीष्म साहनी की एक ही किताब याद रख लेना, तमस। क्या याद रखेंगे? तमस याद रखेंगे। कृष्णा सोबती की एक किताब याद रखना, जिंदगी नामा। क्या बोलोगे? जिंदगी नामा किसकी बुक है? वो कृष्णा सोबती की बुक है, कृष्णा सोबती की। कॉमन बुक है गोदान, उसको तो कभी गलत करके नहीं आओगे एग्जाम में, बताओ जरा। गोदान किसकी है? गोदान पूछ ले आपसे, सही, बहुत चर्चित किताब है उपन्यासों में। गोदान हो गया आपका, गोदान हो गया। गबन हो गया, गबन हो गया, गबन। करम भूमि हो गई आपका, करम भूमि, करम भूमि, ठीक है। करम भूमि। रंग भूमि पूछ ले, निर्मला, कफन, ये सब।
दो बैलों की कथा, ईदगाह, क्या बोलोगे? निर्मला पूछ ले आपसे, निर्मला, निर्मला आंटी नहीं, निर्मला, क्या बोलोगे? पूस की रात पूछ ले, सेवा सदन पूछ ले, पूस की रात पूछ ले। तो ये सब किसके हैं? ये मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम कौन बताएगा? दूसरा नाम कौन सा? धनपत राय, धनपत राय। एक मुझे बताओ, मधुशाला किसकी है? मधुशाला किसकी है? मधुशाला। आप बोलोगे मधु कलश किसकी है? मधु कलश किसकी है? मधु कलश किसकी है? ठीक है। मधुबाला किसकी है? मधुबाला। दो चट्टाने पूछ ले आपसे, दो चट्टाने। और एक इनकी ऑटोबायोग्राफी तो एसएससी बहुत पूछता है। ऑटोबायोग्राफी नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। ये किसकी है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो आप बोलोगे इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। और ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? है आपका हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं, हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन की बुक है, हरिवंश राय बच्चन की बुक है, हरिवंश राय बच्चन की, क्या बोलेंगे? हरिवंश राय बच्चन की बुक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोले जी भाई साहब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आर्टिकल है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन सा है? 338A है। क्या है? 338A है। कौन सा संशोधन हुआ था इसके लिए? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, 2003 में हुआ था। और याद रखना, इसको मान्यता मिली थी 19 फरवरी 2004 को। क्या बोलोगे? 19 फरवरी 2004 को इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, मान्यता, मान्यता मिली थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? तो इसके अध्यक्ष है अतर सिंह आर्य। कौन है? अतर सिंह, अतर सिंह आर्य इसके वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष अतर सिंह आर्य। अगर मैं पूछूं अनुसूचित, अनुसूचित जाति की बात आपसे, यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात पूछें, अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की बात पूछे, तो ये किस आर्टिकल में? ये बताओ। वो तो जनजाति हो गई, तो अनुसूचित जनजाति तो हो गई ए में, और ये हो गया आपका आर्टिकल 338 में, एससी के लिए प्रावधान है आपका। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताओ? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है आपका एससी कमीशन के, वो है किशोर मकवाना। चेंज हो गई हो तो आप हमेशा याद रखना, है ना, नोट कर लेना, एडिट कर लेना, किशोर मकवाना। ठीक है। ये पहले दोनों संगठन एक साथ ही हुआ करते थे, तो याद रख लेना इस बात को भी। कैसे? 1978 में, 1978 में, 1978 में इनका पैतृक गठन हुआ था, एक साथ थे ये पहले, पैतृक गठन हुआ था इनका। और इसके अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं। 1978 में एनसी-एससी और एनसी-एसटी के अध्यक्ष कौन होते थे? तो तब होते थे भोला पासवान। कौन होते थे? भोला पासवान होते थे, भोला पासवान होते थे। और 2004 से क्या हो गया? फिर हमने आपको बता ही दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों बन गए। अच्छा, ओबीसी के लिए मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? बोलेंगे भाई फटाफट से, सारे लोग आंसर करेंगे भाई फटाफट से। 338 बी है, बहुत बढ़िया, ओबीसी के लिए 338 बी है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। तो कैसे हुई थी उसकी स्थापना? नीति आयोग तो सब जानते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? बोलोगे? नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलोगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या बोलेंगे? संसद के एक अधिनियम से, संसद के एक अधिनियम से। ठीक है। अब संसद के एक अधिनियम से, भाई पुराना नाम क्या होता था? कितने लोग बताएंगे? नीति का पुराना नाम, नीति होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम क्या था बताएंगे? किसकी जगह इसको बनाया गया था? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में लिख लेना, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और पहले ये होता था आपका, क्या बोलोगे? पहले इसने, पहले भी नहीं बोल सकते, या बोले इसके स्थान पर पहले क्या होता था? इसकी जगह पर, इसके स्थान पर पहले क्या होता था? इसके स्थान पर, इसके स्थान पर पहले होता था आपका, पहले होता था प्लानिंग कमीशन। क्या होता था? योजना आयोग। तो मुझे बताओ, योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग, और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। क्या बोलोगे? 1950 में। मुझे बताओ फटाफट से, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? नीति आयोग का, यानी योजना आयोग या नीति आयोग, नीति आयोग का, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपका कौन? पीएम होता है। तो पहला अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, बताओ फटाफट से। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष, तो नीति आयोग बना 2015 में, तो 2014 से तो कौन है? मोदी जी हैं, तो मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष हो गए, नरेंद्र मोदी इसका पहला अध्यक्ष है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए आपका। अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपसे, नीति आयोग की पहल कौन कौन सी है, नीति आयोग की कौन कौन सी साथी, नीति आयोग के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पूछता किस आयोग ने लिया, तो याद रखना ई अमृत पोर्टल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। ई अमृत पोर्टल किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। किसने शुरू किया? नीति आयोग ने शुरू किया। ये पोर्टल पहल है इनके। एक आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने शुरू किया? सुशासन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसी ने शुरू किया आपका। आपका भारत नवाचार, क्या बोलोगे? भारत नवाचार इंडेक्स किसने शुरू किया? भारत नवाचार इंडेक्स यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने शुरू किया? इसी ने शुरू किया। मैथनॉल अर्थव्यवस्था किसने शुरू की? मैथनॉल इकोनॉमी, मैथनॉल इकोनॉमी किसने शुरू की? तो इसी ने शुरू की। इसीलिए क्या बोलते हैं नीति आयोग को? हम नीति आयोग को बोलते हैं भारत सरकार का थिंक टैंक। क्या कहा जाता है इसको? भारत सरकार का। भाई क्या योजना चलनी चाहिए देश को मजबूत करने के लिए? भारत सरकार का थिंक टैंक इसको कहा जाता है, थिंक टैंक। पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार बढ़ाना, ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है इसका? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, सहकारी संघवाद को बढ़ाना। याद रखना किसको? सहकारी, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, सहकारी संघवाद को ये बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। इंक्रीज इन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये आपका इनोवेशन जैसी चीजें उसको ये बढ़ाता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब योजना आयोग बना था तो पहले अध्यक्ष कौन रहे होंगे इसके? 1950 में, 1950 में बताओ जी। 1950 में भी तो पीएम ही होते थे, तो इसके जो पहले अध्यक्ष रहे होंगे, तो पहले अध्यक्ष इसके रहे होंगे नेहरू जी, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे हमारे। क्या बोलोगे? वह रहे थे आपका नेहरू जी। क्या बोलेंगे जी यहाँ पर? भैया पहले तो नेहरू जी रहे होंगे। और अगर हम आपसे पूछ लें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन रहे होंगे, पहले उपाध्यक्ष कौन रहे होंगे, ये आपको बताना है। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। पहले उपाध्यक्ष कौन रहे होंगे, इसके नाम बताना है आपको। पहले उपाध्यक्ष बोलेंगे भैया जी 338 ए के लिए क्या बोलेंगे? 89वां संविधान संशोधन होगा। हाँ जी, और गलती से 86, कौन 86 लिख गया गलती से? कौन सा क्वेश्चन था? पिछला ही था ना। रियली सॉरी, 89वां संविधान संशोधन होगा। ये तो कॉमन सी बात है, सबको याद है। 89वां संविधान संशोधन होगा, 86 नहीं। वो कई बार दोस्त इसके लिए माफ करना, कई बार मतलब ऐसा होता है डेटा मिसमैच की वजह से, मतलब वो जो मन पे आता है वो लिख जाता है, और कई बार जो लिख जाता है वो मन पे आ जाता है ना। तो उसके लिए रियली सॉरी बोलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? जो मानवाधिकार आयोग है यानी एनएचआरसी की बात कर रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है एनएचआरसी से, याद रखना। एनएचआरसी से अध्यक्ष कौन बनेगा? कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवारत, सेवारत कभी नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेवारत नहीं, सेवारत बन सकता है आपका तो उच्चतम न्यायालय का नहीं, किसका बनेगा? हाई कोर्ट का बनेगा। हाई कोर्ट का बनेगा क्या? नहीं जी, केवल भारत के सेवानिवृत्त तो मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही बन सकते हैं, वही बन सकते हैं। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो एक पैनल के द्वारा होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? पैनल द्वारा होती है। एक पैनल होता है, पैनल द्वारा होती है। उस पैनल में कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताने हैं। नियुक्ति एक पैनल द्वारा होती है, और वो पैनल होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, पैनल द्वारा नियुक्त होता है। और उसमें कितने सदस्य होते हैं? आपका 6 सदस्य होते हैं। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे, एक तो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें। एक आपका जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो उसमें होगा। जो देश के गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, वो इसमें होंगे, गृह मंत्री। और पीएम हो गए, लोकसभा स्पीकर हो, गृह मंत्री, पीएम, लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री। एक होते हैं, हाँ, इसमें राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा, उपसभापति होगा, उपसभापति होगा। और दोनों दोनों सदनों के जो अपोजिशन लीडर होंगे, दोनों दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। तो इसमें कंडीशन बना देता है दोस्त कई बार, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। कंडीशन कैसे बना देगा? इसी को बांट के इधर उधर पूछ लेगा। अच्छा, जो अध्यक्ष बन गया, जो अध्यक्ष बन गया वो कितनी आयु तक रहेगा? कितनी आयु तक रहेगा? तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट कितना होगा? टेन्योर ऑफ चेयरमैन कितना होगा? चेयरमैन तो ये होगा 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा।
3 या 70 में से जो पहले हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ PHRA एक्ट कब आया था? PHRA बोले तो मानव अधिकार संरक्षण एक्ट कब आया था? मानव अधिकार संरक्षण एक्ट, ह्यूमन क्या बोलोगे? मानव अधिकार संरक्षण एक्ट कब आया था? यानी कि हम बोल सकते हैं पीपल ह्यूमन राइट क्या बोल नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, क्या बोलोगे? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ये कब आया था? तो ये आया था 1993 में। कब? 12 अक्टूबर को आया था भैया। इसमें संशोधन पूछे कब हुआ पहली बार, तो इसमें संशोधन हुआ था पहली बार 2006 में मानवाधिकार संरक्षण के नाम से, और फिर 2019 में क्या हुआ था इसमें? तो ये दोनों क्या है? इसके संशोधन है। तो कभी भी पूछ ले इसमें अमेंड कब किया गया था, अमेंड कब किया गया था? 2006 और 19 में किया गया था। अब हम आपसे पूछेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य बताओ इसका। तो आप कहोगे आदर्श वाक्य है सर्वेन भवन्तु सुखिन, सर्वेन भवन्तु सर्वेन भवन्तु सुखिन। इसमें सदस्य कितने होते हैं टोटल आयोग में? तो इसमें सदस्य होते हैं टोटल 13। कितने होते हैं? 13। एक अध्यक्ष होंगे, 5 पूर्णकालिक होंगे और 7 होंगे मानद, 7 होंगे मानद। यूपीएसआई में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो आपका NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे? NHRC के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष वर्तमान तुम जानते होगे। तो पहले अध्यक्ष थे इसके रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान के कौन बताएगा? रंगनाथ मिश्रा। शुभम भाई देखो वर्तमान के कौन बताता है, होशियार सा बच्चा कौन है? ठीक है। अब आपसे कभी भी पूछे NHRC जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के? तो मंत्रालय होगा HRC की जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी होम मिनिस्ट्री। कौन से मंत्रालय के अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? गृह मंत्रालय के अधीन होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ मानव अधिकारों का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? मानवाधिकारों का जन्मदाता क्या बोलोगे? फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या हुआ था आपका 1215 एडी में, आपको पता होना चाहिए। 1215 एडी में क्या हुआ था? मानवाधिकारों का पहला घोषणा पत्र जारी हुआ था। लेकिन यूएन ने इसको कब परमिट दिया? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यूएन ने इसको कब परमिट दिया? तो यूएन के लिए डे बनता है आपका 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को हम कौन सा डेट मनाते, बताओ कौन सा डे मनाते हैं? 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? यूएन ने कब रिकॉग्नाइज किया था इसको? भैया राम सुब्रमण्यम है। मोहित राजपूत एकदम से ठीक बताया आपने। न्यायमूर्ति आपका वी राम सुब्रमण्यम है। तो 10 दिसंबर को क्या मनेगा दोस्त? मानवाधिकार दिवस मनेगा। मानवाधिकार दिवस मनेगा। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, या एक कानूनी अधिकार है? भैया एक कानूनी अधिकार है। कब बना था? राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। तो RTI बना था आपका, याद रख लेना, इसको जो रेगुलेट किया गया था 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को क्या हो गया था? ये अधिनियमित हो गया था। क्या हो गया था? अधिनियमित हो गया था। और लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था, इसकी इंपॉर्टेंट डेट है 12 अक्टूबर 2005 को। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था। इससे पहले क्या होता था? RTI। तो इससे पहले होता था देश में RTI। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था सूचना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होता था। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता था। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता था। क्या होता था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, सूचना की स्वतंत्रता। और ये आया था 2002 में, लेकिन इसको 2005 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार एक बहुत अच्छा नियम है। मुझे बताओ जब ये लागू हुआ तो देश के राष्ट्रपति कौन थे? RTI जब लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन जब लागू हुआ, तो इसके राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। क्या बोलोगे? APJ अब्दुल कलाम थे। और PM कौन थे 2005 में? PM कौन थे? 2004 से 2014 तक रहे आपका कौन? बोलो जी फटाफट से। तो भैया आदरणीय मनमोहन सिंह जी रहे थे। कौन रहे थे? मनमोहन सिंह जी रहे थे। मनमोहन सिंह PM रहे थे। सूचना का अधिकार। RTI बताओ, RTI कब का है? राइट टू, RTI तो बता दिया, सॉरी RTE बताओ। राइट टू एजुकेशन ये कब का है? किस ईयर का है बताओ? राइट टू एजुकेशन किस वर्ष में लागू हुआ था ये बताना है। तो ये RTE 2009 का है, लेकिन लागू हुआ था कब? इम्प्लीमेंट किया गया था इसको 1 अप्रैल 2010 को, 2010 में, शिक्षा के अधिकारों के लिए। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को भैया जी लागू किया गया था। बोलो मजा आया? हाँ जी मजा आया।
भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय, ये साथी सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है, अब पूछे गए हैं कभी ना कभी। बस हम ईयर इसलिए नहीं लगते हैं, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई स्पेसिफिक, उससे ऑडियंस का जो इंगेजमेंट है वो तो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उससे ये लगता है कि यार यही पूछा गया है। जबकि जनरली क्या होता है, हम उन प्रश्नों के लिए भी माइंडसेट अपना तैयार करते हैं कि हाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बताएंगे जी। शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, या फिर आपका पृथ्वीराज चौहान जी थे? तो कौन थे? पृथ्वीराज थे। और मुस्लिम इतिहासकारों ने इनको क्या लिखा है? इन्हीं का नाम राय पिथौरा लिखा है। बताओ इनका शासनकाल कहाँ पर था, शासन क्षेत्र कहाँ पर था इनका? पृथ्वीराज जी का जो शासन क्षेत्र था आपका, तो वो शासन क्षेत्र था दिल्ली से अजमेर। कहाँ तक? दिल्ली से अजमेर तक था, दिल्ली से अजमेर तक था, दिल्ली से अजमेर तक इनका शासन था। और गोरी से इनका पहली बार जो मुकाबला हुआ था तो वो कब हुआ था? इन्हीं के दोस्त हैं चंदर बरदाई। तो बताओ चंदर बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चंदर बरदाई की जो बुक है वो उसका क्या नाम है? तो चंदर बरदाई की बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। इन्हीं के ऊपर जीवन पर लिखी गई, दोस्त थे इनके। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। एक क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वीराज रासो के अनुसार कितनी बार हराया पृथ्वीराज ने आपका मोहम्मद गोरी को? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज जी ने हराया उनको 17 बार बताया गया, 17 बार उसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको काल्पनिक मांगते हैं। हेमू, हेमू याद रख लेना, दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट है। दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट है। दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट, क्योंकि पृथ्वीराज कब थे आपका? तो 1191 तराइन प्रथम उन्होंने लड़ा, जिसको जीता उन्होंने। 1192 तराइन द्वितीय में हार हुई। तो अंतिम हिंदू सम्राट का साम्राज्य कैसे छिना था? 1556 में। और 1556 में क्या हुआ था बताना जरा? तो यहाँ पर हुआ था पानीपत का सेकंड वॉर। क्या? पानीपत सेकंड हुआ था आपका नवंबर में। डेट कितनी थी नवंबर में? आपका शायद 4 या 5 नवंबर थी। तो आपका पानीपत द्वितीय हुआ था। और पानीपत द्वितीय जब यहाँ पर हुआ आपका, तो किस किस के बीच में हुआ? अकबर, अकबर गद्दी पर बैठा था इन दिनों में। अकबर और हेमू के मध्य हुआ। किसके? अकबर एंड हेमू, अकबर वर्सेज हेमू ये वॉर हुआ था। जीता कौन था इसको? अकबर जीता था। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? सुल्तान को क्या बोलेंगे? सुल्तान की पदवी कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने दी थी। गयासुद्दीन मोहम्मद ने, हाँ जी, गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा इसको ये उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बताओ जरा फटाफट से कब तक गद्दी पर रहा? तो पहले तो आपको दिल्ली सल्तनत पता है, मुझे बताओ। हाँ जी, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए बताओ फटाफट से? दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो गुलाम कब से कब तक थे? 1206 से 1290। इनके कार्यकाल पूछे जाते हैं एसएससी के लिए, सबसे फेवरेट और आसान क्वेश्चन यही होता है। 1320। फिर आए आपका तुगलक, क्या है? तुगलक वंश आया। इससे पहले खिलजी थे, क्या थे? खिलजी थे। और यहाँ पर थे आपका गुलाम। तो दिल्ली पर पहला वंश कौन सा है? गुलाम। और आपका चौथा वंश कौन सा है? क्रम पूछ ले, सैयद। और अंतिम कौन सा है? लोधी। तो क्या बोलते हैं? जी के तो सरल है, सरल। 1320 से लेकर के, सरल कहीं नहीं है, 1398 तक है। और आपका सैयद थे 1398 से लेकर के 1451 तक। और लोधी थे 1451 से लेकर के, नहीं 1414 लिखेंगे इसको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था, उसके बाद भी वंश बचा रह गया। 1414, 1414 से 1451, और 1451 से 1526। तो मुझे बताओ सबसे छोटे समय तक दिल्ली सल्तनत पे कौन रहा? 30 वर्ष तक खिलजी। और सबसे लंबे समय तक कौन रहे? तो तुगलक रहे। तुगलक कितने रहे? तुगलक बताओ, तुगलक कितने वर्षों तक रहे भैया? 94 ईयर्स रहे, 94 ईयर्स रहे। और ये कुल कितने रहे? ये 30 वर्ष रहे, तो सबसे कम रहे। संस्थापक बताओ गुलाम वंश का कौन है? तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश का आपका जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश का बताओ कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है, जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का कौन है? खिज्र खां है, खिज्र खां, खिज्र खां। और भाई साहब यहाँ पर बात करें लोधी वंश का, आप बता दो हमको। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। और दिल्ली की गद्दी पे सबसे लंबे समय तक कौन बैठा है? बहलोल लोधी बैठा है, 38 ईयर्स। कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो इससे लंबे समय तक बैठा हो। तो बहलोल लोधी कब से कब तक बैठा है बताओ जरा? बहलोल लोधी तो भैया ये 1451 से लेकर के 1489 तक बैठा। तो कितने ईयर्स हो गए? 38 ईयर्स। तो बहुत बार पूछा जाता है दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबा शासनकाल किस राजा का रहा? तो बहलोल लोधी का रहा, बहलोल लोधी का। ओके।
तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें इसको और क्या बोलते थे, लाख बख्श कहते थे इसको, क्या बोलते थे, लाख बख्श कहते थे इसको, लाख बख्श, लाखों का दान दे देता था। हाथियों का दान देने की वजह से पील बख्श इसको कहा गया, क्या कहा गया, पील बख्श इसको कहा गया। इसकी जो राजधानी थी कहाँ से ऑपरेट करता था, लाहौर से। क्या इसने दिल्ली बनाई थी राजधानी, नहीं जी, दिल्ली बनाने वाला तो भैया जी इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। इसी को साथी आप बोलते हैं हातिम द्वितीय, क्या बोलते हैं इसको, हातिम सेकंड। किसके, हातिम सेकंड, एक इतिहासकार था आपका मिनहजा, उसने इसको कहा था। ठीक है, डेथ कब हुई थी इसकी, डेथ तो गद्दी पे बैठा था ये आपका 1206 में, और 1210 में डेथ हो गई थी। कैसे, घोड़े से गिर गया था भैया, घोड़े से गिर गया था। घोड़े से गिर के कौन सा गेम खेल रहा था, पोलो खेल रहा था भैया उस टाइम पे, क्या खेल रहा था, पोलो, पोलो खेलते समय, ड्यूरिंग प्लेइंग द पोलो, पोलो चौगान खेलते समय। इसने साथी भारत में, मुझे बताओ कौन सी मस्जिद बनवाई थी दिल्ली की, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, इसी ने बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बहुत पूछी जाती है। कुव्वत उल इस्लाम क्या है, मस्जिद है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, वो भी इसी ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, इसी ने बनवाया। संस्कृत विद्यालय जो था आपका, उसको तोड़ करके अजमेर में, संस्कृत का एक विद्यालय था जो उसको बनवाया था आपका अजमेर के एक शासक थे विग्रहराज फोर्थ, और उनके ही दरबारी कवि थे आपका हरिकेल। तो उनके संस्कृत के नाटक लिखे हुए थे, लेकिन इसने उसको तुड़वा दिया, तुड़वा दिया। और क्या बना दिया, 60 घंटे में, यानी 2.5 दिन में बना दिया, 2.5 दिन में बना दिया। कुतुब मीनार के लिए किसको जाना जाएगा, बताओ फटाफट से, इसी को जाना जाएगा। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई थी इसने कुतुब मीनार, तो याद रखना बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। एक सूफी, सूफीज्म से संबंधित एक व्यक्ति थे, एक आपका सूफी परंपरा के एक व्यक्ति थे काकी, बख्तियार काकी, उसकी याद में बनवाई। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, तो वो इतिहासकार है आरपी त्रिपाठी। कौन है, आरपी त्रिपाठी। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश मुझे बताओ कहाँ पर गवर्नर था, इल्तुतमिश गवर्नर कहाँ पर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था, बदायूं का गवर्नर था। और इसने भारत में कौन सी चीज़ों को जन्म दिया था, एक तो सिक्के इसके कौन कौन से थे, वो एग्जाम में कभी मत भूलना। सिक्के, सिक्के इसके कौन कौन से थे बताना। एक तो इसने टंका जारी कराया था, टंका किस चीज़ का बना हुआ था, और एक जीतल जारी कराया था, जीतल किसका बना हुआ था, तो टंका तो बना हुआ था चांदी का 175 ग्रेन का, और जीतल बना हुआ था आपका, जीतल बना हुआ था तांबे का। और साथ ही इसने भारत में मकबरा शैली का जनक है, ये नहीं है, हाँ जी, मकबरा शैली का जनक, क्योंकि इसने अपने बेटे का, पुत्र का फादर ऑफ टॉम्ब स्टाइल, क्या बोलोगे, क्योंकि इसने अपने बेटे का मकबरा बनवाया था। इसके बेटे का नाम क्या है, इसके बेटे का नाम था नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद की याद में इसने बनवाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी ने बनवाया था सबसे पहले अपने बेटे की याद में। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है आपका नई दिल्ली में भाई साहब, कहाँ पर है भैया जी, नई दिल्ली में स्थित है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, याद रखना। सुल्तानगढ़ी का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। एक पूछा जाएगा आपसे, इल्तुतमिश को किसके लिए जाना जाता है, एकता प्रथा के लिए। एकता प्रथा में एकता का क्या अर्थ है, एकता का क्या मतलब है भैया जी, जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा। अगर थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेडावल हिस्ट्री, सारा मेडावल हिस्ट्री पढ़ चुके हो तुम, फिर तुम्हारे लिए ऐसी चीजें होंगी, एक नाखून के बराबर चीजें होंगी तुम्हारे लिए। एकता प्रथा जमीन का टुकड़ा है जी, जमीन का टुकड़ा होगा, जमीन का टुकड़ा होगा, याद रख लेना, ठीक है। इसका वजीर कौन था इल्तुतमिश का, वजीर था इसका निजामुद्दीन जुनैदी, बहुत पूछा जाता है इसका नाम भी, निजामुद्दीन जुनैदी इसका वजीर था, निजामुद्दीन जुनैदी, निजामुद्दीन जुनैदी था, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका इल्तुतमिश ने शासन किया, जैसे ऐबक ने किया 1206 से 10 तक, इसका शासन कब से है, 1211 से 36 तक है। और 36 में कौन आ गई थी, इसकी बेटी आ गई थी। तो 1236 से 40 किसका शासन रहा, बताओ जी। पहली महिला सुल्तान बनी थी रजिया, रजिया सुल्तान, पहली महिला सुल्तान है रजिया बेगम। क्या बोलोगे, रजिया, रजिया बेगम क्या थी, आपका पहली सुल्तान थी रजिया बेगम। और रजिया बेगम के समय पर आपका इसके पिता ने एक संगठन बना रखा था, कौन सा, जो इसके खिलाफ हो गया था, तुर्क चहलगानी। तो तुर्क चहलगानी में कितने तुर्क सरदार थे, कितने आदमी थे रे सांभा, बताओ, तुर्क चहलगानी,
तुर्क चहलगानी में कितने सदस्य थे? तो 40 मेंबर होते थे, 40 सदस्य होते थे। यही इसके खिलाफ हुए बाद में कि भाई एक महिला कैसे, महिला आगे जाएंगी तो दिक्कत होगी ना। रूढ़िवादी पुरुषों को हमेशा होती है, वो महिलाओं को आगे जाना देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में कचरा भर रखा किसी ने। तो 1236 से 40, तो रजिया बेगम उन्हीं 40 सरदारों में से किसने कैद कर ली थी? बताइए फटाफट से, किसने कैद की थी? तो रजिया को जो कैद किया था, रजिया को जो कैद किया था वो किया था अल्तुनिया ने। किसने? अल्तुनिया ने। और कैद करके कहाँ पे रख लिया था इसको? किलाए मुबारक। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रजिया को कैद किया गया किलाए मुबारक में, और किलाए मुबारक कहाँ पर स्थित है? तो वो तबर हिंद में स्थित है, भटिंडा पंजाब में। कहाँ पर है? तबर हिंद भटिंडा पंजाब में वो स्थित है, पंजाब में वो स्थित है, ठीक है। तबर हिंद भटिंडा पंजाब में वो स्थित है। अच्छा, और क्या सोच सकते हैं यहाँ पर? रजिया बेगम कुछ नहीं सोच सकते, इसका आशिक कभी नहीं पूछा जाएगा। मलिक याकूत, वो एक अब्सीनियाई गुलाम था। 1236 से 40 हो गया। रजिया सुल्तान, और तुम बताओ क्या पूछा? एक क्वेश्चन और आता था रजिया से, हम क्यों कंफ्यूज हो गए यहाँ पर? रजिया सुल्तान, हाँ, वो एक इतिहासकार का नाम। किस इतिहासकार ने ये कहा था कि रजिया अगर स्त्री ना होती तो उसका नाम भी भारत के बेहतरीन शासकों में लिया जाता? तो वो है मिनहाज उस सिराज। तो इसका इल्तुतमिश का दरबारी कवि था वो। तो बहुत बार पूछा जाता है इल्तुतमिश का जो कोर्ट पाइट था वो कौन था? इल्तुतमिश का जो कोर्ट हिस्टोरियन था, इस नाम से भी पूछ लेता है। जो दरबारी कवि था वो था मिनहाज उस सिराज। क्या क्या नाम है उसका? मिनहाज उस सिराज। और इसकी बुक का क्या नाम है बताओ? इसमें ही लिखा है इसने इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, रजिया के बारे में। इसकी किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। क्या बोलोगे? तबकात ए नासिरी किसकी बुक है? तबकात ए नासिरी। कभी एसएससी सीजीएल में कोई वर्ष नहीं रहा जब तबकात नासरी ना पूछी जाती हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? तो इसके टाइम पर लाल वस्त्र पहनना पड़ता था, क्योंकि याद होगा आपको, लाल कपड़े पहन के ही कौन गई थी जनता के सामने? रजिया, ठीक है, जुम्मे के दिन, कि भैया हमारी मदद करो। क्या बोलोगे? रजिया गई थी, रजिया, ठीक है। ये बात याद रख लेना। और तो कुछ नहीं, आपका सुल्तान हो गया, और कुछ नहीं। बाकी हम आपको बता ही चुके रजिया के बारे में। जो जरूरी है वो मत भूलिए, अनावश्यक को दिमाग से निकाल दीजिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? इल्तुतमिश की सुल्तान नहीं था। रुकनुद्दीन फिरोज इसी की सुल्तान, इसी के संतान था। रजिया भी, बहराम साहब भी 40 से 42 रहा। नसरुद्दीन महमूद इसकी सुल्तान नहीं था। क्या बोलोगे? इसकी संतान नहीं था, इसका पौत्र था, पौत्र। 1246 से 1265 तक पोता था इसका ये, ठीक है। याद है ना, यही नसरुद्दीन महमूद है जो बलबन का दामाद बना था और जिसके बाद में बलबन आया था। बलबन ने इसको दामाद बना लिया था और खुद क्या बन गया था इसका? बलबन इसका खुद, और खुद बन गया था, खुद बलबन इसका क्या बन गया था? इसका खुद नायब मुमलिकात। तो मुमलिकात याद रख लो, मुमलिकात उस समय एक प्रधानमंत्री का पद होता था। खुद मुमलिकात बन गया बलबन, खुद मुमलिकात बन गया था आपका कौन? बलबन। किसकी जगह पर? आपका नसरुद्दीन महमूद की जगह। और नसरुद्दीन महमूद इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे इसको? दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब। क्यों? कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो सेम थी औरंगजेब की जैसी? बताओ। दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब कहने के पीछे इसको क्या कारण थे? तो ये थे कारण, क्योंकि ये भी औरंगजेब की तरह मतलब बहुत खर्चे नहीं करता था, और ये टोपी सीता था आपका, टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी सीकर, टोपी सीकर के अपना जीवन ये क्या करता था? व्यतीत करता था, ठीक है भैया जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद महासागर के संबंध में सही नहीं है? हिंद महासागर के संबंध में सर, श्री भगवत गीता जी कौन से पब्लिकेशन और राइटर से लेनी चाहिए? मुझे पता है, मुझे नहीं पूछना चाहिए, मुझे माफ करना, पर आप बता दो। दोस्त, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, सभी एक जैसी हैं। बात ये है ना, कौन सी गीता पढ़ोगे? श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ लो, जो भगवान श्री कृष्ण ने संवाद दिया अर्जुन को, वो पढ़ लो। वो तो मिल ही जाएंगे आपको, वो लेना यथारूप। या फिर एक अष्टावक्र गीता है, जो अष्टावक्र जानते हो, जो 8 जगह से मुड़े हुए थे, जिन्होंने राजा आपका जनक से बातचीत की, उनको ज्ञान दिया। एक अष्टावक्र गीता, वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है दोनों, है ना, ये बात याद रख लेना। और भी फिर तो बहुत सारी गीता है। कोई भी गीता, स्वामी विवेकानंद जी ने जो उस पर दृष्टि डाली है वो पढ़ सकते हो। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें मैं बताऊँ, अगर तुम गीता पढ़ना चाहते हो सच में, थम्स अप करो पहले कि जानना चाहते हो। मतलब गीता का जो पहला श्लोक है,
जो शुरू होता है, तो वो शुरू होता है, अब मैं मतलब तुम 2 मिनट ले लो, वो शुरू होता है साथी इस एक बात से, मुझे बताइए, जब अर्जुन मतलब भयभीत है। एक बात तो ये दिखाई गई है कि अर्जुन बहुत परेशान है कि मैं अपने गुरुओं को, अपने तात्श्रियों को, इन सबको कैसे मतलब कैसे लड़ सकता हूँ, हाउ कैन आई फाइट। तो मुझे एक बात बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण उसको सांत्वना देते हैं, क्या उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं नहीं बच्चा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जैसे दुनिया तुमसे कहती है। और तुम किसके खुश होते हो, तुमसे, जो तुमसे कहता है हाँ सब ठीक हो जाएगा। देयर इज नो वे हाउ यू विल करेक्ट, कोई रास्ता नहीं है कि तुम ठीक कह सको, बस बोल दे हाँ ठीक हो जाएगा, सांत्वना दे दी। तो मुझे एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी थी कि डांट लगाई थी, उन्होंने उसको डांट लगाई थी, डांट। तो दुनिया में कोई तुमको डांट लगाए और या तुमको मतलब सही चीज पर ले जाने के लिए तुमको मतलब बोले, और तुम्हारी जो कायरता है, जो कायरता है तुम्हारी, उस कायरता को दूर करके तुम्हारे अंदर उस वीरत्व के भाव को भरे कि हाँ तुम वीरता को प्राप्त करो, तुम वीरता को प्राप्त करो, है ना। और तुम उस कायरता के शिकार मत बनो, तो तुम्हें उस पक्ष की तरफ जाना पड़ेगा, तब आप गीता के लिए स्वीकार्य हैं, है ना। और गीता आपके लिए स्वीकार्य है, तब पढ़ने की तरफ जाना, ऐसे नहीं कि झूठे आडंबरों की तरह कि बस मैं पढ़ना चाहता हूँ और उसे पढ़ के कहते हैं सुना है मैंने कि उससे पढ़ के लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर विजन है उसको समझने का, उसके बहुत सारे मापक हैं, आप किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं, है ना। तो जब समझोगे तभी उसका महत्व है, नहीं तो फिर तो वो एक सिर्फ पुस्तक है। ओके। तो उसमें जब वो चैलेंजेस है ना आपको वीरता की तरफ ले जाने वाले, टास्क की तरफ ले जाने वाले, तो उसको एक्सेप्ट करना, है ना। ऐसे कमजोर नहीं बनना, भीरू भीरू बोलते हैं ना, डरपोक, डरपोक नहीं बनना है, डरपोक नहीं बनना है। ओके। बोलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद महासागर के संबंध में सही नहीं है। यह पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है। हिंद महासागर, यह 3 महाद्वीपों को छूता है, बिल्कुल ठीक बात है, 3 महाद्वीपों को छूता है, क्या ये सही बात है। इसकी उत्तरी सीमा, 3 महाद्वीप कौन कौन से भैया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। एशिया, एशिया को छूता है, ऑस्ट्रेलिया को छूता है नीचे, और आपका अफ्रीका को छूता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अफ्रीका को छूता है। इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर है, उत्तरी सीमा, मतलब हिंद महासागर की जो उत्तरी सीमा ऊपर, तो फारस, फारस की खाड़ी के दक्षिणी पे क्यों होगी भाई, उत्तर छोर पे होगी। फारस की खाड़ी को देखना मैप में, उसके नॉर्दर्न साइड में ये होगा, तो यही गलत हो जाएगा। यह अटलांटिक महासागर से 20% देशांतक सीमा बनाता है, ये तो 20% सीमा बिल्कुल बनाएगा। मुझे बताओ हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, जो गर्त जानते हो ना, ट्रेंच। हिंद महासागर की जो इंडियन ओशियन है उसकी सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, हिंद महासागर की सबसे सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरी गर्त कौन सी है, गर्त का मतलब जो सबसे डीपेस्ट उसका ट्रेंच है, तो वो कौन सा है, वो है जावा, जिसको सुंडा ट्रेंच भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुंडा गर्त भी उसको कहा जाता है, सुंडा ट्रेंच भी उसको कहते हैं। कितनी गहराई है सुंडा की, पूछा गया आपका एसएससी जेई में, 7187, 7187 मीटर है आपका जावा की, किसकी, जावा की। और मैं पूछूं आपसे, विश्व की सबसे गहरी कौन सी गर्त है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, सबसे गहरी गर्त कौन सी है। मेरे दोस्त अपने नोट्स बनाया करो, खुद के सेल्फ मेड नोट्स, हाथ से बना होना चाहिए, हाथ से बना होना चाहिए, थम्स अप करके बताओ जी भैया हम बनाते हैं। तो सबसे गहरी कौन सी है, मेरियाना, इसकी गहराई मुझे बताओ फटाफट से। मेरियाना है, मेरियाना को ही क्या बोलते हैं, चैलेंजर डीप कहा जाता है, सबसे गहरी है ये, चैलेंजर डीप कहा जाता है, चैलेंजर डीप। और कहाँ पर है ये, आपका प्रशांत महासागर में, किसमें है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्त, कितनी गहराई है बताइए। 11,022 मीटर है भैया, किलोमीटर नहीं, 11,022 मीटर, एकदम से ठीक है, 11,022 मीटर क्या है इसकी गहराई है। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है फिर ऐसी, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी अर्थ बता दो। अटलांटिक महासागर की, जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है बताओ जी। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अटलांटिक महासागर, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्योर्टो रिको हो जाएगी, प्योर्टो रिको हो जाएगी, प्योर्टो रिको हो जाएगी, ठीक है, ये याद रख लेना, प्योर्टो रिको हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़े महासागर, महासागरों का घटता क्रम क्या है, पैसा, क्या बोलोगे, पैसा,
पैसा है आपका। पी से क्या होता, पैसिफिक होता, पैसिफिक होता, पैसिफिक होता, यानी कि प्रशांत महासागर होता है। और प्रशांत महासागर पूरे विश्व का कितने प्रतिशत घेरता है, ये आपका 44%। तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा 44% पे। दूसरे नंबर पे कौन हो जाता है, अटलांटिक हो जाता है। अटलांटिक आ जाएगा सेकंड पे। कितना क्षेत्रफल घेरता है ये आपका, ये लगभग 23.5% घेरता है, 23.5%। तो ये क्या हो गया, अटलांटिक हो गया, अटलांटिक हो गया, अटलांटिक हो गया। और आई से क्या हो जाता है, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, लगभग 20% पर। क्या बोलेंगे, लगभग 20% पर, 19.5 से 20 करेक्ट मान लेते हैं। और चौथा कौन सा होता है, दक्षिणी महासागर, यानी कि साउदर्न होता है, साउदर्न यानी कि दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर है आपका। और आर्कटिक किस पे आ जाएगा, ये फिफ्थ पे आ जाता है, फिफ्थ पे आ जाता है, ये आपका कुल ही 4.3% पर है। तो ये क्या आ जाता है आपका, आर्कटिक हो जाता है, आर्कटिक। मुझे बताओ एस आकार का कौन सा है, एस आकार का कौन सा ओशियन है, एस आकार किस ओशियन का है, किस महासागर का है। तो एस आकार होता है आपका अटलांटिक का, किसका, जो दूसरा सबसे बड़ा है, जो दूसरा सबसे बड़ा है। अब हम आपसे पूछेंगे कि जो महासागर हैं पूरी दुनिया में, वो कितना प्रतिशत जल उनके अंतर्गत है, कितना प्रतिशत जल है। तो क्या बोल देंगे, महासागर, महासागर कितने प्रतिशत हिस्से पर है, ये बोल दो या सीधे सीधे, महासागर कितने प्रतिशत हिस्से पर है, कितने कितने प्रतिशत हिस्से पर है, कितने प्रतिशत हिस्से पर, पहले ये बताओ कितने प्रतिशत हिस्से पर होंगे महासागर। तो ये पूरी दुनिया के लगभग 75% हिस्से पर है। एक पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में कितने महासागर हैं, साउथ गोलार्ध में, तुलना में भी पूछ लेता है। तो साउथ में तो 80% घेरा हुआ है, और नॉर्थ में लगभग 60% घेरा हुआ है, कितना, 60%। मुझे बताओ इन सारे महासागरों में से रिंग ऑफ फायर कहाँ पैदा होते हैं, अग्निवलय जिनको हम बोलते हैं, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय। बताओ जी, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर पैदा होते हैं, रिंग ऑफ फायर। दोस्त तुमने एक प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस किया था तुमने कि तुम चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहोगे, तो करते रहे हैं या नहीं। प्रशांत महासागर उस एक मेहनत को खराब तो नहीं करेंगे, जो घंटों की लगातार मेहनत है। आप कहेंगे भैया अपनी मेहनत को हम बेकार नहीं जाने देंगे, क्या बोलेंगे, नहीं जाने देंगे, निरंतर रिवीजन करते रहिए, निरंतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल आइलैंड है, प्रवाल द्वीप है, न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान, या फिर अंडमान निकोबार नहीं जी, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो भारत का है, ये 36 प्रवाल द्वीपों से बना है, यानी कि ये आपका 36 प्रवाल द्वीपों से, अर्थात 36 कोरल आइलैंड से ये मिलकर के बना है, 36 कोरल आइलैंड से, ठीक है। जिनमें से कितने पर जीवन है, 10 पर लाइफ है, सिर्फ इसमें से 36 में क्या, 10 पर लाइफ है। प्रवाल द्वीप को और क्या कहते हैं आप, प्रवाल द्वीप को, इसी को साथी हम बोलते हैं आपका मूंगा चट्टान भी कह देते हैं कई बार। किससे बना हुआ है, मूंगा चट्टान का बना हुआ, और कई बार कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बनिक पदार्थ भी इसको बोल देते हैं। और यही कार्बनिक पदार्थ फिर जुड़ के आपका क्या बना देते हैं, कार्बोनेट बना देते हैं, कार्बोनेट बना देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल कौन सा है, बताएंगे, बोलेंगे फटाफट से। भैया 75% बोल रहे हैं, 71%, नहीं 71 होगा ना, 60 और 80 का औसत तो देखिए, 75 कैसे हो जाएगा, 60 और 80 का औसत। भैया गलती से बोल दिया होगा हमने 75। आपका नॉर्थ में हमने बताया ना, और साउथ का बताया 60 और 80, तो औसत कितना आएगा वो देखिए। तो विश्व का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा अगर क्या बोलेंगे इसको, प्रवाल, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। किस देश में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, बताओ। और किस छोर पर है, ये भी पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस छोर पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। इसी को बोला जाता है क्वींसलैंड। कहाँ पर है ये, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। या प्रशांत महासागर आप कह सकते हैं, क्या बोलोगे, प्रशांत महासागर में ये स्थित है, प्रशांत महासागर में। या कभी कभी पूछ लिया था विश्व में सबसे बड़ी मूंगे की दीवार कहाँ पर है, तो विश्व में सबसे बड़ी मूंगे की दीवार भी आप इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे। मुझे बताओ किस आपका किस एरिया में है ये, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें आपसे, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो किधर आपका, नॉर्थ हिस्से में है, साउथ में है, कैसे बांटोगे इसको बताओ, किस हिस्से में कहोगे, किस हिस्से में है।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। भैया वेस्ट कोस्ट पर है आपका, या ईस्ट कोस्ट पर है, नॉर्थ कोस्ट पर है, या साउथ कोस्ट पर है, बताओ जी जरा फटाफट से। तो बहुत बढ़िया भैया, नॉर्थ ईस्ट में है। किस में है? नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि इस वाली साइड पर ये स्थित है। ये दिशा भी साथी बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार ये दिशा पूछी जाती है। अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? शीत का मतलब क्या होता है? ठंडी, कोल्ड। तो कोल्ड कौन सी होती है आपका? तो क्या बोल रखा था हमने कोल्ड याद कराने के लिए? पिछले छात्र याद करें। ग्रीन बगुले ने ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में, ये सब ठंडी है, लेबर की आंख में, आंख, लेबर की आंख और कान में ठंडा केला क्यों फेंका? ठंडा, ठंडा का मतलब ये सारी ठंडी है, ठंडा केला क्यों फेंका? एक दो बार बोलो बस। क्यों फेंका? ठंडा केला क्यों फेंका? तो क्या बनती है इससे? सारी धारा याद होती है। ग्रीन से कौन सी धारा है आपका? ग्रीनलैंड की धारा है। कौन सी है? ग्रीनलैंड की धारा है। बगुला से क्या याद है? बेंगुएला की धारा। कैसी धारा होगी बेंगुएला की? बोलते चलो ठंडी जल धारा होगी। लेबर से लेब्राडोर की धारा बनती है, लेब्राडोर की धारा बन जाती है, ठीक है। आंख से ऑकलैंड की धारा बन जाती है, ऑकलैंड की। कान से कनारी की धारा बन जाती है, कनारी की धारा बन जाती है। सब कैसी हैं? ठंडी हैं। कैलिफोर्निया की धारा बन जाती है, केला से कैलिफोर्निया की धारा बन जाती है। क्या? कैलिफोर्निया। क्यों से क्यूराइल की धारा बन जाती है, क्यूराइल की। और फाका से फॉकलैंड की धारा बन जाती है। क्या बन जाती है? फॉकलैंड की धारा बन जाती है, फॉकलैंड की धारा बन जाती है। तो ये सब आपकी क्या है? बोलो भी फटाफट से। शीत महा। अब बताओ इनमें से कौन सी है? ठंडा, आंख में ठंडा केला, और अरे एक तो हमने छोड़ ही दिया इसमें, ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? और बोल्ट भी आता भैया इसमें, एक हम भूल गए इसको, बोल्ट। बोल्ट आता है आपका हम बोल्ट। बोल्ट से क्या बनता है? हम बोल्ट बनता है, हम बोल्ट। और बोल्ट क्यों फेंका, ऐसे याद रख लो। हम बोल्ट की कनारी होता है आपका, कनारी होता है, ठीक है, हमबोल्ट होता है। और देखो आईओसीओ नहीं होगा, आईओसीओ हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अगुलहास कैसी है? ये गर्म जलधारा है, गर्म। देखो गर्म की पहचान क्या है? अगुलहास पहली बात तो ये हिंद महासागर की है। किसकी है? हिंद महासागर की है, हिंद महासागर। जितनी भी गर्म जलधाराएं हैं उसमें एक श वर्ड आता है, श। तो स कहोगे तो आईओसीओ में भी आएगा। तो ठंडा आया, ऐसे याद रख लो। ठंडा आया, ठंडा क्या है? आया। आया किस में जाएगा? ठंडे में। गर्म में जितने भी फिर बाकी से हैं, जैसे कि आपका क्यूरोसिवो है, क्यूरोसिवो हो जाएगा आपका। क्यूरोसिवो होता है। एक गर्म में आता है आपका सुशीमा आ जाता है, सुशीमा सैसलजम वाली, ठीक है ना, सुसीमा, जिसमें शाह आता है, श आता है, श। गल्फ स्ट्रीम, जिसको यूरोप का कंबल हम बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? यूरोप का कंबल। यूरोप का कंबल किस धारा को कहते हैं? क्योंकि वहां पे गर्मी देती है ठंड के दिनों में। क्या? ठंड के दिनों में यूरोप का कंबल इसको कहा जाता है, ठीक है। मोजाम्बिक हो, फिर चाहे फ्लोरिडा हो, इन सब के अलावा सारी गर्म है, फिर गर्म है, ठीक है। बोलो भी फटाफट से, आगे आएंगे नेक्स्ट। सातवीं योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। आईआरडीपी क्या है? बोलो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत पूछ रहा है कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, अडोप्टेशन ऑफ होल फैमिली। यानी कि रूरल डेवलपमेंट करना तो होल फैमिली के लिए अपनाना पड़ेगा। एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है। ये जो मॉडल था ना आईआरडीपी का, ये सभी के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया था जॉन मिलर ने। किसने? जॉन मिलर ने। पूछेगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मॉडल किसने बनाया था? और ये हुआ था किसमें? कौन सा 5 ईयर प्लान था? वो था छठे 5 ईयर प्लान में। 1980 में ये शुरू हुआ था, 1980 में। यानी कि जैसे हम अगर बात करें आपसे, 7वीं और 8वीं में 1 ईयर प्लान भी चलाया गया था। फिर इसी में बाद में एलपीजी मॉडल कब अपनाया गया था? एलपीजी मॉडल बाद में, इसमें एलपीजी मॉडल चलाया गया था ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका 1991 में। क्या बोलोगे? 1991 में। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार की जो पहली 7 पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि पहली 7 पंचवर्षीय योजना, काउंट करो कौन कौन सी की बात कर रहे हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। 1951 से काउंट करना शुरू कर दो। जो पहली 7 पंचवर्षीय योजना थी, पहली जो 7 5 ईयर प्लान थे, उसमें कौन सी नीति थी? तो आयात प्रतिस्थापन की नीति थी। वहां पर हम आयात पर बहुत निर्भर थे। क्या बोलोगे? आयात प्रतिस्थापन।
प्रतिस्थापन की नीति थी, ठीक है, प्रतिस्थापन नीति थी। यानी कि इसको हम बोलेंगे आपका क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी कि भाई आयात को कैसे, आयात बहुत ज़्यादा हम मंगाते थे, उतना प्रोडक्शन नहीं होता था, तो कैसे उसको हम प्रतिस्थापित करें, किन चीज़ों से प्रतिस्थापित करें। ओके, बोलो भी फटाफट से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। दोस्त बुक के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ अलग से, बार बार नहीं बात कर सकते हैं बुक के बारे में। बुक के लिए आपको RWSSC चैनल पर मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपसे कह रखा है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने लिख दिया था आप सब लोगों के लिए कि भैया मैं वीडियो लेकर के आऊँगा 4 बजे, और वो उस दिन कर दी गई थी, है ना, फ्राइडे में। अब ऐसा नहीं है ना आप एक ही बात को बार बार पूछते रहेंगे, बाकी हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे ज्यादा 11वीं में। इसका लक्ष्य भी बहुत पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त किया, तो तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास। तीव्र गति से, ये उसका उद्देश्य था, तीव्र गति से वृद्धि के साथ में समावेशी विकास भी होना चाहिए। क्या, समावेशी विकास ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या दिया गया, इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ विद रैपिड ग्रोथ, ये दिया गया है इसमें, याद रख लेना, ठीक है, रैपिड ग्रोथ। क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं थी, देश में 30 आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 8 IIT की बात थी इसमें, 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात थी, ठीक है, रोजगार अवसर ये देगी सबसे ज्यादा, ये बात थी इसमें। और यहाँ पर याद रखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन बता सकता है फटाफट से, 11वीं का बोलो भी फटाफट से। अगर हम आपसे पूछे, 12वीं तो पूरी हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि 12वीं कब से कब तक थी, 12वीं होनी तो थी 2012 से 17, 2012 से 17 होनी थी, लेकिन ये क्या बोलेंगे, इसकी जगह क्या आ गया था 2015 में, आज ही हमने बताया 2015 में नीति आयोग आ गया था। क्या आ गया था 2015 में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आ गया था, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आ गया था। ओके, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी 7.8% की। 10वीं में 7% रह गई थी, 9वीं में 5% थी, 8वीं में आपका 6% थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। योजना आयोग हमने आज ही बता दिया आपको, 1950 में हुई थी, 1950 में। हाँ, हम आपसे पूछ रहे थे इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बताओ जरा फटाफट से। पहले उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष तो 1950 में नेहरू जी थे, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और 2015 में दोस्त ये खत्म हो गया, 2015 में नीति आ गया इसकी जगह, तो एक अंतिम उपाध्यक्ष भी तो रहे होंगे। अंतिम उपाध्यक्ष, भाई अंतिम अध्यक्ष तो आपका, क्योंकि ये मोदी जी के टाइम पे हुआ तो अंतिम अध्यक्ष तो मोदी जी रहे, तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और ये कैसी संस्था है एक बताओ, योजना आयोग। तो योजना आयोग थी आपका, योजना आयोग थी एक संविधानेतर संस्था। कैसी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, संविधानेतर संस्था, संविधानेतर संस्था थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का गठन कब हुआ था, बोलो भी फटाफट से। NDC का गठन कब हुआ था, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि नई दिल्ली में है, ये कब बनी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद बनी थी आपका कब, 1952 में बनी थी, 1952 में बनी थी, 6 अगस्त 1952 में बनी थी, 1952 में बनी थी, 1952 में। ओके, नेक्स्ट, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। रेयरफेक्शन कहाँ पर होता है, तो रेयरफेक्शन होगा जहां हवा का दबाव होगा लो, कम दबाव होगा। जैसे ही हवा का दाब ऊंचा हो जाएगा तो वहां पर सघनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी वहां पर सघनता आ जाएगी, यानी कि डेंसिटी आ जाएगी, आपका डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी। अच्छा, जहां वायु दाब ऊंचा होगा तो सघनता आने से क्या होगा बताओ। जहां, अगर मैं आपसे पूछ लूं, वायु दाब ऊंचा होगा यानी एयर प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाए, जहां वायु दाब हो जाए आपका उच्च, जहां वायु दाब उच्च हो जाए तो वहां पर क्या होता है, हमेशा संपीड़न बनते हैं, याद रख लेना, संपीड़न का निर्माण होता है वहां पर। और संपीड़न जो बनते हैं उनको बोलते हैं कंप्रेशन। संपीड़न क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन का निर्माण होगा, ठीक है, संपीड़न अर्थात कंप्रेशन का निर्माण होगा।
और जितनी भी हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे बोले तो उदाहरण बताओ अनुदैर्घ्य तरंग का, जिनका फिजिक्स अच्छा है वो सब बोले। यानी जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम बात कर रहे हैं, तो उन सभी में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, एक तो संपीड़न यानी कि वायुदाब उच्च, और जो विरलन है यानी कि वायुदाब निम्न, ये दोनों होते हैं। क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या बोलोगे, संपीड़न प्लस विरलन दोनों होते हैं। संपीड़न प्लस विरलन अर्थात आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों होते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों में, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। बोलो भी फटाफट से। बहुत गर्मी है, फोन एकदम गर्म हो गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये तो बड़ा काम का चीज होगा। तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेनाइनर त्रिक बनाता है? बच्चों पढ़ते समय अतिरिक्त समय नहीं गवाना है, हम खुद ही तुम्हारा समय इतना गवा देते हैं खुद ही, है ना। तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेनाइडर, डोबेनाइडर क्या कहता है, डोबेनाइडर कहता है आपका जैसे कि एल आई एन ए के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये क्या कहता है, जैसे लिथियम है सोडियम है और आपका पोटेशियम है। तो लिथियम क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3Al6, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 6 होता है। सोडियम का क्या होता है, 11N23 होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का क्या होता है आपका 19 Ca, 19 आपका के, ये कितना होता है आपका 40 होता है, 40 होता है, ठीक है, ये 3 होता है और ये 11 होता है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना हो गया, उनका योग कर लो, यानी 40 प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, 46। अगर उसका एक औसत निकालें, उसका आधा करें, तो बीच वाले का आ जाना चाहिए, तभी बोलेंगे डोबेनाइनर त्रिक। तो क्या आ गया इसका 43, बोलो यस और नो, यस और नो, आप कहोगे हाँ जी आ गया, आ गया। तो कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम और बेरियम भी होते हैं, हाँ जी। लिथियम सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी होते हैं, हाँ जी होते हैं। फिर आपका ये क्या है, आयरन हो गया, आयरन कितना होता है, आयरन होता है आपका 26 पे होता है ना, 26 पे, 26 Fe55 होता है, 26 Fe55 होता है। कोबाल्ट कितना होता है, 27, कोबाल्ट 58 हो जाता है, 58 हो जाता है। निकिल की अगर हम बात करें कितना हो जाता है, निकिल आ जाएगा 28 पे, 28 निकिल 58 हो जाता है, ये भी 58 हो जाता है। तो 55 और 58 का 58 थोड़ी ना आएगा, अब बताओ आ जाएगा क्या, 5 5 10 8 5 13, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, डी गलत हो गया भैया, गलत हो गया, ओके। डोबेनाइडर समझ गए ना, पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमानों का आधा करने पर जो मध्य में स्थित है उसका परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए, बोलेंगे भी फटाफट से। सर जी सेकंड लार्जेस्ट कोरियल रीफ कौन सा है, सुरेश जाट पूछ रहे हैं, मैसो अमेरिकन, मैसो अमेरिकन कोरल रीफ है जो दूसरे पे आता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनिच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो उल्टी को आपका कौन सा, फोर ब्रेन करेगा, फोर ब्रेन, क्योंकि सोचने वाला भाग इसी में होता है। सोचने वाला पार्ट किस में है, जो सोच पाते हो आप, तो सोचने वाला भाग यही कहते हैं, इसी को कहते हैं सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, अर्ग मस्तिष्क, ठीक है। अच्छा सांस लेने को कौन नियंत्रित करता है, आप जो सांस लेते हो बताओ, सांस लेने ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? सांस लेने का जो नियंत्रण है वो किस पार्ट के पास में है, तो वो है आपका मेडुला के पास में, किसके पास में है, वो भैया जी मेडुला के पास में, मेडुला के पास में, ओके। और अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अर्ग मस्तिष्क आपका अगर बात करें इसके 3 भाग होते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा भाग होता है, तो सबसे बड़ा होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है इसमें, इसमें प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बोले तो आपका सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम मतलब बोले तो 80% भाग होता है ये, ठीक है। फिर इसमें ऑल फैक्ट्री ब्रेन वगैरह ये सब होते हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, जो न्यूरॉन है, सेल बॉडी में, तंत्रिका नर्व एंडिंग में, डेड्राइट में, किसमें, डेड्राइट में सूचना प्राप्त होती है, डेड्राइट में। और न्यूरॉन पूछे तो न्यूरॉन क्या है, ये जो हमारा साथी आपका तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि जो न्यूरॉन सिस्टम है उसकी मूलभूत इकाई ये है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, मूलभूत इकाई, इसकी क्या बोलेगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज क्या बोलोगे, न्यूरॉन, न्यूरॉन। और जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेंगे तो वो किस में मिलेंगे, डेड्राइट में मिलेंगे, और डेड्राइट ही सूचना का आदान प्रदान फिर करेगा, क्या बोलेंगे, वो न्यूरॉन काम करता है किसके थ्रू, डेड्राइट के थ्रू काम करता है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, वन मैन ऑफिस, एक आदमी का ऑफिस, एलआईसी। एलआईसी मेरे प्यारे दोस्त मैंने तुम्हें बताया था कि ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, ईयर बताना है, बोलेंगे भी फटाफट से, किसके लिए कह रहे हैं जीएस, ऊपर दिखाओ, बोलो भी फटाफट से। वो कर दिया साथी, वो हो चुकी है क्लास,
शुरू हैं, वहाँ करिए क्लासेस को। वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एलआईसी के द्वारा, एलआईसी के द्वारा उसको शुरू किया गया है। किस वर्ष में? 1956। 1956, जिनको नहीं पता वो लिखे सर 1956 आई थिंक। यस, यू आर थिंकिंग राइट। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहले तो मुझे बताओ बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या बोलोगे? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी जो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब तो बंगाल की खाड़ी के जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, बे ऑफ बंगाल। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, क्या होता है? और आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, टेक्निकल का मतलब आपका तकनीकी, तकनीक के साथ में, और इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक सहयोग के लिए। ये बिम्स्टेक होता है। इसका फुल फॉर्म लिखना, आज होमवर्क में लिखो, फुल फॉर्म लिखेंगे, जगह छोड़ दो एक लाइन की। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर है इसका? ये आपका पूछा जाता है कौन से डिक्लेयर से आपका बैंकॉक घोषणा से इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ढाका में। कितने सदस्य हैं इसमें? ढाका में। इसमें सदस्य कितने हैं? वो 7 हैं। सातों सदस्य मैं आपको बता चुका हूँ। गुजरात के गांधीनगर में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर में अभी बहुत अच्छे अच्छे सम्मेलन हुए हैं आपका। एक चर्चित हुआ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, अभी बहुत चर्चा में रहा। तो क्या बोलेंगे भैया? जनवरी में हुआ आपका, जनवरी में हुआ, 8 से 10 जनवरी तक चला 2025 में। कब? 2025 वाले की बात कर रहे हैं हम। कहाँ पर हुआ था ये आपका? ये हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यानी कि आपका उड़ीसा में ये आयोजित हुआ। और इसमें जो चीफ गेस्ट रहे थे, मुख्य अतिथि कौन रहे इसमें? चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जो बनाए गए इसमें, वो बनाए गए कार्ला कंगालू को। किसको? कार्ला कंगालू को बनाया गया। और कार्ला कंगालू जो है साथी, ये आपका कहाँ के? त्रिनिदाद के राष्ट्रपति हैं। त्रिनिदाद, त्रिनिदाद के राष्ट्रपति। त्रिनिदाद तो सुना होगा सबने। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, राजधानी बतानी है आपको। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी क्या है? बोलो भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से। सर एक सीनियर स्टूडेंट ये कह रहा था कि हाथ से लिखकर नोट्स मत बनाया करो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसकी बात सुन लो, कौन सी बात है? किसी की तो सुनो, और फिर एक राह को तय करो, और फिर वापस घूम के आओ। नहीं तय हो वो राह तो किसी की तो सुननी पड़ेगी दोस्त, या अपने मन की सुन लो, है ना? अपना भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए कह रहे हैं। तो सीनियर की सुन लो या उनकी सुन लो जिन्होंने लाखों को वहां पहुंचा दिया जहां उनको पहुंचना चाहिए था, है ना? तो किसी ना किसी की तो सुननी पड़ेगी। वो तुम्हारा हेडक है, अब तुम्हें किसकी सुननी है? वो अपनी सुनो, किसी और की सुनो, मत सुनो, वो तुम्हारा हेडक है। ओके बॉस। कह रहे हैं कि सीनियर ने कहा है कि हाथ से नोट्स मत लिखा करो, नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा। सीनियर ये चाह रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन ही ना हो। सलाह ले ली ना तुमने उससे। हर आदमी थोड़ी ऐसा होता है कि तुमको एकदम से चमका के भेजना चाहता हो ऊपर, हाँ तुम पहुंच जाओ। रट्टू ही रहोगे नहीं तो फिर। बोलो भाई, विमस्टैक हो गया आपका यहाँ तक, कोई दिक्कत? और ये 18वां, हाँ एक दो सम्मेलन और हुए आपका जो चर्चित रहा, चलो बात नहीं करते, यहाँ आएंगे। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन, पहला संयुक्त कमांडर, कमांडर सम्मेलन, सम्मेलन कहाँ पर हुआ? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है आपका लखनऊ में। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हुआ है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पहला एशियाई, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहला एशियाई बौद्ध, बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बौद्ध शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बोलो भी फटाफट से। वो कहाँ पर हुआ है आपका? कहाँ पर हुआ है? नवंबर 1924 में हुआ था। नवंबर 2024 में हुआ, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में वो हुआ था। अच्छा आप एक बात बताओ, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कब ज़्यादा थी? आप खुद से सवाल करो, लर्निंग कैपेसिटी कब ज़्यादा थी आपकी? आप 10th में लंबे लंबे डेरिवेशंस याद कर लेते? आप वही हैं जिसने ऐसे याद किए थे, ऐसे याद किया था आपने या नहीं किया था? अब क्रम से विज्ञान वरदान या अभिशाप याद करने वाले कौन थे? आप ही थे। पत्र याद करने वाले कौन थे? हमारे लिए वो टिपिकल टास्क थी ना उस टाइम पे, भी बड़ा कठिन लगता था, इतनी बड़ी चीज़ कैसे याद होगी? लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया? फ्लो में हो गया। क्यों हुआ? उसका कारण था कि आपने चीज़ों को बार बार बोला एक तो, और एक दूसरी चीज़ क्या है, उसको आपने याद किया, और दूसरी चीज़ क्या थी, आपने उसको लिखा।
ये सिर्फ जरूरी चीजें हैं, है ना, इसको फॉलो किया करो बच्चों। दुनिया भर के चक्कर में मत पड़ो, और बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? अपना मोदी जी की तरह है ना, किसी दिन झोला उठा के बताओ जी, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ईरान, कतर, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो ओपेक प्लस क्या हुआ है? ओपेक का विस्तार कर दिया गया है। इसमें जो पिछले जो 12 सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे, उसमें अभी क्या हो गया है, 10 गैर सदस्यों को और जोड़ दिया गया। गैर कैसे जी, दुश्मन है नहीं, मतलब जो आपका ऑयल पेट्रोलियम से जुड़े हुए नहीं है। तो टोटल 22 देशों से मिलकर बना है। किससे? 22 देशों से मिलकर बना है ओपेक प्लस। ओपेक का एक विस्तार है। क्या है? ऑयल और ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो थी, उसका ये विस्तार है। ओपेक तो जानते हो ना, ओपेक बताओ कब स्थापना हुई थी ओपेक की? तो ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? ईरान, कतर, ब्राजील, अर्जेंटीना। भैया ब्राजील हुआ है। कौन हुआ है? ब्राजील हुआ है। ओपेक की स्थापना बताओ फटाफट से। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में। मुझे बताओ इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे? इसमें जो फाउंडर्स थे, जहाँ पर तेल निकलता है, जिनकी इकोनॉमी दुनिया का 80% तेल ओपेक कंट्रीज में ही निकलता है, इसकी स्थापना हुई थी आपका जब 5 सदस्य थे संस्थापक। कौन कौन से? ईरान, ईरान था, इराक था, कौन था? ईरान, इराक, सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब नहीं, कुवैत था, कुवैत। कौन था? कुवैत था, कुवैत। कुवैत था आपका, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स था, और आपका वेनेजुएला था। वेनेजुएला किसका? किसका व्यापार करते हैं ये आपका? सारे लोग किसका व्यापार करते हैं? ये तेल निर्यातक देश हैं, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, तेल निर्यातक देश हैं ओपेक। ओपेक तेल निर्यातक देश हैं। और कितना तेल याद रखना, दुनिया का 80% इन्हीं के पास है। दुनिया का 80% ऑयल एंड पेट्रोलियम इन्हीं के पास में है, इन्हीं के पास में, ओपेक देशों के पास में है ओपेक। और ओपेक प्लस कब बना था? जैसे ओपेक हमने बता दिया 1960 में बना, तो ओपेक प्लस कब बना था? तो ओपेक प्लस बना था 2016 में। कब बना था? 2016 में, ये भी याद रख लेना। कॉप 30 का आयोजन कहाँ पर होगा? यहाँ पर एक होमवर्क और हम आपसे कहेंगे कॉप के बारे में रिसर्च करना। ठीक है, होमवर्क कि कॉप क्या होता है। कॉप यानी कि आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में कॉप का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये क्या है? दरअसल में पर्यावरण के लिए समझौते हैं। तो इनकी एक लिस्ट देखना क्रम से कैसे हुए थे। पहला कब हुआ था? पॉक रेडी आपका पृथ्वी सम्मेलन किसको कहते हैं? स्टॉकहोम क्या है? कोटो क्या है? तो उस सब को समझते हुए जब आओगे ना कॉप 30 तक, और आपका कॉप 30 और कॉप 29, ये तो आपको पता होने चाहिए। तो सूची को पढ़ना, कहना जी भैया जरूर पढ़ेंगे, और आगे बढ़ते रहिए। एक दूसरी दोस्त हम आपको बात बता दें, जो हमारा टारगेट बैच आज से शुरू हो रहा था, टारगेट बैच आज से शुरू हो रहा था, ठीक है। उस टारगेट बैच के लिए आपका क्लास जो है आज ही 5 बजे होगी, स्टैटिक जीके की, यूट्यूब पर स्टैटिक जीके, ठीक है। जो टारगेट बैच की क्लास है आपका स्टैटिक जीके, आज हम उसमें क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे इसी चैनल पर। क्या पर? इसी चैनल पर पढ़ेंगे, ओके, इसी चैनल पर पढ़ेंगे। बाकी ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। जीएस सुधा बुक का इंग्लिश वर्जन बच्चों अभी हमने पूछा नहीं है, पूछ के बताएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। बाकी किताब के लिए याद रख लेना, कल एक बार मिलेगी, कभी मत बोलना फ्यूचर में। 10 बजे से 4 बजे तक के बीच में आप उसको 199 में, बहुत अच्छा उसका पेज है और आसानी से आप पढ़ सकते हो। 199, उससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था, लाख कोशिशों के बाद भी। और आप भी समझते होगे उस बात को, है ना। बाकी कंटेंट उसमें ये है कि पढ़ के रिव्यू जरूर करना, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा। तो जब आप उसको पढ़ लें तो अपने साथियों को जरूर सजेस्ट करना। क्योंकि दोस्त अगर हम ये कहें कि मेरे पास इस बैच के नोट्स है, क्या मैं भैया वो बुक लूँ ना लूँ, तो मैं ये कहूँगा बुक का देखो, जो नोट्स होता है वो होता है एग्जाम ओरिएंटेड, किस परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो आपका जो बैच होगा उसका नोट्स ऐसे हो सकता है, या आपने सभी परीक्षाओं के लिए एक एनालिसिस करके तैयारी करी हो, तो और आपके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है, तब तो फिर कोई इशू ही नहीं है ना। फिर तो आपको मेहनत करनी है, यूट्यूब वगैरह से वो जम के मेहनत करो, फिर वैसे भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसी से होगा। लेकिन एक आपका अच्छा एक कंटेंट होता है कि जीएस का, मैं ये टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो हम जनरली पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं। आपको भी पता होगा एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ों का, आपको किसी एग्जाम में किसी चीज़ का महत्व है, किसी एग्जाम में किसी चीज़ का महत्व है। एसएससी के एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट के एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। स्टेट के एग्जाम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एसएससी में नहीं पूछी जाती। तो उन दोनों का क्या कॉम्बो बने, है ना, ताकि दोनों के टॉपिक्स कवर हो पाए, और स्टूडेंट अपने हिसाब से देख ले कि मेरे सिलेबस में जीएस में से ये टॉपिक है, ये मुझे पढ़ना है, ओके। तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं साथ ही आपका कल, और आज 5 बजे भी मिलते हैं स्टैटिक जीके में। थैंक यू।